बड़ी बहस का मुद्दा आज का यह है कि क्या देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है एक दूसरे पर कि फोन किया गया, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आज क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सरकार की तरफ से संकेत ये दिए जा रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे जो कदम सरकार ने उठाए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में 9 सस्ते सिलेंडर देने का फैसला किया गया है, यानी कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर 3 अतिरिक्त सिलेंडर का जो बोझ है वो राज्य सरकारें उठाएंगी। कांग्रेस ने कहा है कि ममता को फोन किया गया था, ममता से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी अहम फैसले लेने से पहले, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया ममता बनर्जी से। ये तमाम जानकारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई हैं। पी चिदम्बरम ने भी ये जानकारी दी है कि किस तरह से उन्होंने मुकुल रॉय से बात की थी, लेकिन ममता ने कहा है कि किसी ने फोन नहीं किया। ममता बनर्जी आज एक बार फिर मीडिया के सामने आई और उन्होंने हमला किया कांग्रेस पार्टी पर। खुलकर बोली ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि किसी ने फोन करने की कोशिश नहीं की, कोई संपर्क उनसे नहीं किया गया और ये तमाम बयानबाजी जो हो रही है ये बेबुनियाद है। ये आज दिन भर का घटनाक्रम है जो अभी तक हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। ये सवाल खड़ा हुआ है ममता के नए आरोप के बाद। कल ममता ने सरकार के सामने अपनी 3 शर्तें रखते हुए शुक्रवार तक का समय दिया था, लेकिन आज ममता ने कांग्रेस पर आरोप जड़ दिया कि वो देश के सामने गलत बयानी कर रही है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया है कि वो मुकुल रॉय के जरिए ममता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकुल रॉय ने साफ कह दिया है कि उनसे किसी नेता ने संपर्क नहीं किया है। Left a message to call back. Then Shri Mukul Roy was spoken to, and he was requested to pass on the message to the Chief Minister, and he said he would. We haven't heard back. Regarding this issue, I have never been communicated by Prime Minister to tell or communicate anything to my party supremo, Ms. Mamata Banerjee. This is very clear. उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की गई, संपर्क नहीं हो सका, तो श्री मुकुल रॉय को ये मैसेज दिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष उनसे बात करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बातचीत भी अभी तक नहीं हुई। আমাকে কেউ কেউ প্রেস মিডিয়া ওয়ান সেকশন দে হ্যাভ গিভেন মি মেসেজ দ্যাট ফাইন্যান্স মিনিস্টার হ্যাড সেড সামথিং। সেই জন্য আমি মনে করেছি যে ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন এবং কনফিউশন এই 3টে হলে কিন্তু আমরা রিয়্যাক্ট করব। कांग्रेस और टीएमसी के इन विपरीत बयानों पर आखिरी फैसला आपका, लेकिन इन बयानों से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस और ममता के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि क्या देश आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि विदेशी किराना के मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। I don't know why you guys are hung up on that one word rollback. These decisions were taken after the most careful consideration. They stand. DI को लेकर आपकी जो मांग है वो बिल्कुल उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। केवल मामला विदेशी किराना पर ही नहीं फंसा है। गैस सिलेंडर के मुद्दे पर तो ममता अब चुटकी भी लेने लगी है। আরেকটা কথা বলি, আরেকটা নতুন নাটকের খেলা শুরু হয়েছে। দেখছি আমি, রগড় দেখছি, মজা দেখছি, জাস্ট ওয়াচিং। বলে না বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বলো, শাড়ির চেয়ে গামছা, আর বলছি না। হঠাৎ শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার 6টা গ্যাস দেবে, কংগ্রেসের কোন গভর্নমেন্ট বলছে আমি 8টা দেব, মানে ও 2টো দেবে, আর একটা গভর্নমেন্ট বলছে আমি 9টা দেব, 3টে দেব, মানে উনি আরো 3টে দেবেন। উনি তো দিতেই পারেন, তার কারণ ওনার স্টেটে তো আর এই অর্থনৈতিক প্রবলেম নেই, আর কেন্দ্রীয় সরকার তো ওদের নিজেদের, তাই তার টাকাটা পুষিয়ে দেবে অন্য জায়গা থেকে। ममता और कांग्रेस के बीच दूरी कितनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब ममता सरकार की नीति के साथ साथ उसकी नीयत पर भी सवाल या निशान लगा रही हैं। All the reforms I believe, which reforms must reach to the people, the common people. Reforms comes from the grassroots. It cannot come from the sky. And reforms is not for few individuals. It is for the country. It is for the people of this country. ममता के तल्ख तेवर के बाद कांग्रेस ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के मंत्रियों ने आज राज्य कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और साफ किया कि अगर ममता केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेती है
तो कांग्रेस भी ममता सरकार से हट सकती है। ममता और कांग्रेस की इस तनातनी के बीच बीजेपी ने सरकार पर अपना दबाव और बढ़ा दिया है। दो ही ऑप्शन है, या तो रोल बैक करो या बोरिया बिस्तर पैक करके घर जाओ। इस पूरी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच अब सबकी नजर मुलायम सिंह, मायावती और करुणानिधि जैसे नेताओं पर टिकी है, जिनके अंतिम फैसले से मनमोहन सरकार की किस्मत तय होगी। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधींद्र कुलकर्णी जी मौजूद हैं बीजेपी से, हमारे साथ विवेक गुप्ता जी मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस से, हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ रशीद किदवई जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जयंतो घोषाल वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधींद्र कुलकर्णी जी, आपसे मेरा सवाल कि क्या देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। देश मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। यूपीए 2 सरकार गिर तो नहीं रही है, लेकिन वो हिल रही है। और ये बीजेपी नहीं इसे हिला रही है, इनके जो मित्र दल हैं और जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उनकी वजह से इस सरकार के अस्तित्व को एक खतरा पैदा हुआ है। और यह खतरा, यह संकट अब ज्यादा गंभीर होते जाएगा। जी, जनता के बीच इस सरकार तो बिल्कुल साख हो चुकी है जी। अब पार्लियामेंट के अंदर भी इसका जो समर्थन है वो कुंठित होते जाएगा। और आने वाले महीनों में आपके जो इस सवाल का उत्तर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भारत अब मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारी करेगा। मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारी करेगा देश, और सरकार गिर नहीं रही है लेकिन हिल रही है, ये कहना है सुधींद्र कुलकर्णी जी का। और इस पर रशीद किदवई जी, आप सर हिला रहे हैं, क्या नहीं होने वाला है ऐसा? क्या सरकार हिल नहीं रही है? जी देखिए, कुलकर्णी जी से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें देखिए जो भाजपा जो है इसकी सबसे बड़ी अड़चन है। ये जरूर ये बात सही है कि यूपीए सरकार हिल रही है, कमजोर हो रही है। किसी भी गठबंधन सरकार में अगर उसका एक जो सेकंड जो सीनियर अलाई है वो छोड़ के जाता है तो इससे एक क्राइसिस उत्पन्न होती है। लेकिन भाजपा ही जो है वो सबसे ज्यादा यूपीए को मजबूती प्रदान कर रही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के आधार के ऊपर बहुत से राजनीतिक दल जो हैं वो भाजपा के साथ वोट नहीं देंगे। और मुलायम सिंह हो या दूसरे और दल हैं, वो तमाम जो है उनको एक बीच का रास्ता होता है कि वो कहेंगे कि नहीं, हम भाजपा के साथ नहीं देते, तो उसे इनडायरेक्टली तो क्या बीजेपी की वजह से ही सरकार को फायदा भी होगा? सुधींद्र जी, आपसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ विवेक गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक गुप्ता जी, क्या मध्यावधि चुनाव की तरफ देश आगे बढ़ रहा है? क्या चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे? हालात तो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, बट अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। बट हम नहीं चाहते थे, हम ये साफ करना चाहते कि हमारी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं चाहती थी और कांग्रेस का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बट हमें एकदम मजबूर कर दिया गया, तब हमको ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अगर जल्दी चुनाव हुए, और स्वाभाविक है कि आप और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे आज की तारीख में, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको ज्यादा फायदा होगा? निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी के साथ हम खड़े हुए और कांग्रेस दूर दूर तक नहीं खड़ी हुई है जी। और क्या इसी वजह से इसमें सरकार से बाहर जाने का फैसला भी लिया गया? नहीं, इस वजह से नहीं लिया गया। फैसला लिया गया सिर्फ 3 मुद्दों पर, क्योंकि हमने कांग्रेस को कई बार अपनी बात रखी, मगर कांग्रेस ने उसका जवाब सकारात्मक रूप से नहीं दिया। मगर इन दिनों कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद एक जो आश्वासन मिला था कि अब जो भी मुद्दे होंगे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लेवल पर डिस्कशन होंगे जी। आपने सरकार को डीजल का दाम बढ़ाना बिना हमारे से राय विचार विमर्श किए, कोई सुझाव दिया कि 5 रुपए डीजल की जगह 3 रुपए डीजल क्यों होना चाहिए, बाकी 2 रुपए की भरपाई कैसे सरकार कर सकती है? आपने कोई ऐसा सुझाव दिया कि 6 सिलेंडर की जगह 6 लाख रुपए क्यों होने चाहिए? या आपने ये कोई सुझाव दिया कि एफडीआई का कोई विकल्प क्या हो सकता है? मैं एक एक करके बताता हूं। जहां तक डीजल की बात है,
सरकार अपनी समस्या लेके हमारे सामने आती तब तो हम कोई विचार विमर्श करते, सुझाव के बाद तक पहुंचते। सरकार तो अपने आप ही बताई जा रही है कि भाई तेल कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है मगर घाटा भी हो रहा है। एक ही पता नहीं, जब बैलेंस शीट वो लोग अनाउंस करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए तो उनको प्रॉफिट रहता है, मगर जब तेल का दाम बढ़ाना था तो उनको लॉस लगा हुआ रहता है। जी विवेक जी, लेकिन आप विपक्ष नहीं है, आप सरकार के बाहर नहीं है, आपके पास आएगी सरकार, आप तो सरकार का हिस्सा थे अभी तक भी हैं, अभी तक तो इस्तीफा नहीं दिया है तो अभी तक भी हैं हिस्सा। और दूसरी बात है, तेल कंपनियों का सामूहिक रूप से जो इन्वेस्टमेंट है 8 लाख करोड़ है, उसमें से 6,000 करोड़ का अगर वो मुनाफा दिखाते हैं 0.7%, तो ये तो कोई मुनाफा है ही नहीं। आप थोड़ा सा एक बार वापस सेबी के वेबसाइट पे चले जाइए। अकेले ओएनजीसी ने शायद 25-30 हजार करोड़ का मुनाफा दिखाया है। खैर मैं वहां पे उनकी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं सरकार को हमारे पास आने की दरकार नहीं है। बट जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, यूपीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो रही है, आप एजेंडा में लिखोगे तो सही कि भाई ये चीजें हैं। अरे हमारे यहाँ कलकत्ता में राष्ट्रपति जी जो हमारे बंगाल का गौरव हैं वो पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको कलकत्ता में रहना पड़ा राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। जी विवेक जी, लेकिन सारे फैसले लेने जरूरी थे जी, लेकिन उसके बहुत पहले से ये तमाम जो फैसले थे वो एजेंडा पर थे। खबर एलपीजी पे आने दीजिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी पे और पार्लियामेंट में मंत्री जी ने, पार्लियामेंट में जो माननीय मंत्री उन्होंने खुद कहा कि सारे एमपी लोग सब्सिडाइज सिलेंडर लेना अगर बंद कर दे तो ये देश के लिए बहुत बड़ा होगा। धीरे-धीरे कैबिनेट जी, और आपने साफ भी किया कि आप सरकार से बाहर जाना नहीं चाहते थे लेकिन गए हैं, स्वागत किया था। और अगर चुनाव होंगे तो आपको लगता है कि आपको उसका फायदा भी मिलेगा। हमारे साथ प्रभा ठाकुर जी भी जुड़ गई हैं इस बीच। प्रभा ठाकुर जी, क्या देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? मध्यावधि चुनाव की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कतई भी, और ये सब समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास कर रही है और कांग्रेस अध्यक्ष, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी स्वयं बातचीत कर रही है। दूसरा रास्ता लखनऊ वाला है जी, ममता दूसरा रास्ता कौन सा है? लखनऊ वाला गई है, और लखनऊ वाला, अब लखनऊ वाला है कि कौन सा वाला है वो तो पता नहीं, आप अंतर्यामी होंगे, मैं तो हूँ नहीं। लेकिन एक है कि जो कई हमारे सहयोगी भी पुनर्विचार कर सकते हैं जनहित में, और कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता है कि कोई मध्यावधि चुनाव होने के आसार है, कतई नहीं। जी, आपको नहीं लगता कि मध्यावधि चुनाव होने के आसार है, और आपको लगता है कि एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा? हमारे साथ रामाश्रय कुशवाहा जी भी मौजूद है समाजवादी पार्टी से, उनसे भी बात करेंगे, उनसे राय लेंगे कि क्या उनकी तरफ से रास्ता खुलेगा या नहीं। जयंत कुशवाहा भी हमारे साथ मौजूद है। जी रामाश्रय जी, अभी प्रभा ठाकुर जी ने कुछ देर पहले कहा कि अगर एक सहयोगी हटेगा या एक रास्ता बंद होगा, एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। क्या वो राहत का दरवाजा समाजवादी पार्टी खोलेगी? देखिए, बड़ा आश्चर्य है ऐसे बयान सुनकर के। ये कहावत है कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इतने अनुभवी लोग हैं, इतने अनुभवी लोग हैं, ये सहयोगी दल के रिश्तों का धर्म भी भूल गए। कोई भी योजना और कोई प्लानिंग कोई आप लाना चाहते हैं तो सहयोगी दलों से बातचीत करके, मीटिंग बुला करके, चाहिए तो विपक्ष को भी बुलाना चाहिए, लेकिन हम लोग सहयोगी दल के हैं, कभी किसी निर्णय में कांग्रेस ने नहीं बुलाया है, तो इस तरीके की उपेक्षा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और लगातार जितने गलत काम ये करते जा रहे हैं, चाहे कोयले का घोटाले का काम हो, चाहे आपके आरक्षण का काम रहा हो, चाहे अब ये आपका एसडीआई वाला काम रहा हो, जितने भी काम है, ये सब ऐसे कदम उठाते चले जा रहे हैं जो जनहित में नहीं है। यानी आपको भी लग रहा है कि देश, यानी अब आपको भी लग रहा है कि देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी कल 20 तारीख को, 20 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान को बंद करने जा रही है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक रुख कभी कांग्रेस के लिए? रामाश्रय जी, तो क्या देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मामला चुनाव का नहीं है, 2014 में हो या नहीं, आप अगर साथ नहीं आएंगे, टीएमसी बाहर चली जाएगी तो फिर क्या होगा? लेकिन कांग्रेस को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से कारनामे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस 2013 में ही चुनाव कराना ही चाहती है,
सहयोगी दल उसमें क्या कर सकेंगे? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस जैसे कदम उठा रही है तो मुझे तो लगता है ये 2013 में चुनाव कराना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है? सरकार गिरवाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 2013 में चुनाव होंगे? सहयोगी दल क्या कर सकते हैं? जी, लेकिन राम आसरे जी के जो सहयोगी हैं उनकी पार्टी से आजम खां, उनका भी एक बयान आज सामने आया है। क्या उन्होंने कहा है, ये वो भी सुनते हैं। दोनों पार्टियों की अप्रोचेस अलग अलग हैं। ममता बनर्जी पिछली सरकार से कांग्रेस की एक अलाई के तौर पर थी और अभी तक है, और उससे वो फायदे भी उठाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी उनको फायदा होता है, सत्ता में आने के लिए भी उससे उन्हें कुछ न कुछ हासिल हुआ। फिर सरकार बनने के बाद उनके उजरा रहते हैं उससे। अब सरकार कमज़ोर हो गई है, नया इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे मौके पर आमतौर पर यही होता है कि लोग साथ छोड़कर भागते हैं। तो गिरती दीवार के नीचे कोई खड़ा नहीं होता, और जब जहाज़ में सुराख हो जाए तो मुसाफिर उतर भागने लगते हैं। मगर क्योंकि समाजवादी पार्टी का समर्थन उसूली एतबार से था, सिर्फ ये कहकर कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, और यही वजह थी कि सरकार में शामिल नहीं। आपने देखा हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी ने काफी सब रद्द-ए-अमल किया है, नापसंद किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। तो ये कहा आजम खान ने कि गिरती दीवार के नीचे कोई खड़ा नहीं होता है। क्या प्रभा ठाकुर जी, गिरती दीवार है यूपीए 2? ऐसा शायद लग रहा है, कुछ लोगों को आभास हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इस दीवार को ऊपर वाले की ईश्वर ही थामेगा इसे, क्योंकि वो जानता है कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी जैसे जो क्लीन लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो जनता का कल्याण और भला ही चाहते हैं, उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उनकी नीयत पर न कोई शक किया जा सकता है। आज उन्होंने एफडीआई लाने के लिए सरकार अपने आप को दांव पर लगाने के लिए खड़ी हुई है, अपने सहयोगियों की कहीं कोई उपेक्षा नहीं की है। कई बार बात की है, एफडीआई पर सदन में चर्चा हुई है, सारे सहयोगियों से बात हुई है, पर यदि कोई सहमति न हो तो फिर जनहित सबसे ऊपर है ना एफडीआई। जी प्रभा जी, लेकिन आपके दो सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते आपकी। मिलेगा जी, हो सकता है वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। जी जानेंगे विवेक गुप्ता जी से भी कि क्या पुनर्विचार करेंगे। सरकारों ने भी तो कहा है कि 9 सिलेंडर देंगे। जी, कांग्रेस की सरकारों में 9 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, और सरकारें भी इस तरह का संकल्प दिखाएं कि हम भी 3 सिलेंडर की सब्सिडी का बोझ हम उठा करके जनता को देंगे। तो ये तो कोई कदम होता है सकारात्मक, और वरना मगरमच्छ के आंसू बहाने से तो क्या होता है। सकारात्मक कदम उठाने की बात कर रही हैं प्रभा ठाकुर जी, और जो तमाम मुद्दे आपने उठाए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या ये सरकार गिरती दीवार है इस वजह से? सरकार भगवान भरोसे है, और भगवान भरोसे कह रही है प्रभा ठाकुर जी, लेकिन जयंत घोषाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ा भरोसा किसका होता है? जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको किन किन की सहायता की जरूरत पड़ेगी, किन का सहयोग चाहिए होगा, और किस तरह से राजनीति आगे बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। जयंत घोषाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे दर्शक हमें लगातार अपनी राय भेज रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे एक दर्शक रायपुर से तोशन साहू भी जुड़ गए हैं। वो हमारे मेहमानों में से किसी एक मेहमान से एक सवाल पूछेंगे। जी तोशन जी, आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैडम जी, मैं वो जो हमारे एसपी नेताजी बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनके से क्या मजबूरी है कि जो यूपीए 2 को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। रामाश्रय जी, आपसे सवाल पूछा हमारे दर्शक ने। उनका सवाल यह है कि आपकी क्या मजबूरी है, क्यों आप सरकार के साथ बने हुए हैं, क्यों बाहर से समर्थन दे रहे हैं आप? नहीं, मजबूरी कोई नहीं है, हमने निभाने का वादा किया था। अभी मुझे उम्मीद है कि जो हम बात कर रहे हैं उसको कांग्रेस शायद मान जाए। नहीं, आखिरी में तो हमको सपोर्ट वापस लेना ही है। ये मजबूरी समाजवादी पार्टी के सामने कोई नहीं है, किसी भी तरीके की नहीं है। अब ये आप चाह रहे हैं कि ममता जी ने कल आज ले लिया है तो आज हम ले लें। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें हम लोग निश्चित तय कर लेंगे कि क्या करना है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, हम बहुत जल्दी फैसला लेंगे। और समाजवादी पार्टी जो भी कदम उठाती, मजबूत कदम उठाती है, और किसी मजबूरी से हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। तो आपका समर्थन मतलब जारी रहेगा? आप ये कह रहे हैं कि आप जो सुझाव दे रहे हैं उसे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी मान ले और आप सरकार के साथ बने रहें?
नहीं, देखिए ऐसा है, जनहित में कोई कार्य यदि आगे करते हैं और अपना ये सब वापस ले लेते हैं, जो भी गलत कदम उठाए हैं उन्होंने, और कोयला घोटाले से लेकर के अभी तक जितने भी 3 कदम ये बड़े गलत उठाए हैं कांग्रेस ने, यह इसमें कुछ फैसला सही ले लेते हैं, जनहित में ले लेते हैं, तो निश्चित रूप में जारी रहेगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि कोई मजबूरी नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी बैठक बहुत जल्दी होने वाली है। कल हम पूरे भारतवर्ष को बंद कर रहे हैं और उसका असर आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई पड़ेगा, और इन्हीं महंगाई के विरोध में ही हम बंद करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो संकेत दे चुकी है कि वो अपने जो उसने फैसले लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उन्हें वो वापस नहीं लेने वाली है। हेलो जी राम आश्रय जी, सरकार की तरफ से तो संकेत दिए गए। निवेदन भी तो है हमारा, वो भी तो बताइए। हेलो जी प्रभा ठाकुर जी इस पर कुछ कहना चाहती है। प्रभा जी, ये कहना है राम आश्रय जी का कि अगर आपने जो फैसले लिए हैं उन्हें आप वापस करें या जनहित में कोई फैसला करें तो फिर वो विचार करेंगे, उनका फैसला फिर आपके लिए सकारात्मक होगा। आप मुझे 2 मिनट दीजिए सुमित्रा जी। जी बोलिए। राम आश्रय जी से मैं कहना चाहती हूँ, कोई भी सरकार अपनी खुशी से कोई आम जनता पर कोई गैस का, सिलेंडर का या किसी का भार नहीं डालना चाहती, डीजल का, पेट्रोलियम का। लेकिन कुछ तो अगर और राज्य भी तो इस तरह से कुछ करें सुमित्रा जी, जैसे कि कांग्रेस के जितने सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है, फैसला लिया है गरीबों के, आम जनता के हित में कि 3 सिलेंडर सब्सिडी फ्री वो अपनी तरफ से देगी सरकार। 6 सिलेंडर तो केंद्र सरकार दे रही है, तो क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे? सिलेंडर राज्य सरकार देगी, जहां भी कांग्रेस की सरकार है। तो कुछ ऐसा ही जी जान लेते हैं राम आश्रय जी, क्या उत्तर प्रदेश में ये राहत दी जाएगी लोगों को? जहाँ जहाँ सरकारें हैं, अभी बीजेपी के नेता जो बोल रहे थे। देखिए प्रभा जी का कितना संकीर्ण बयान है। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ 9 सिलेंडर सस्ते मिलेंगे, इतनी भारी संकीर्णता हम कांग्रेस से उम्मीद नहीं करते हैं। और की बात नहीं है, वहाँ की राज्य सरकार तीसरा सवाल, 3 सिलेंडर की सब्सिडी राज्य सरकार उठाएगी। से दूसरा सवाल करना चाहता हूँ, राम आश्रय जी, 470 राज्य सरकार देगी अपनी तरफ से, तो संकीर्ण क्यों? कारपोरेट को तो दे सकते हैं सब्सिडी। जी प्रभा जी, करोड़ रुपए मात्र डीजल में, जी और गैस में आप सब्सिडी नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, हम जनहित का काम आप कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर। जी प्रभा जी, राम आश्रय जी, अच्छा प्रभा जी आप चुप रहेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। जी प्रभा जी आप रुके तब हम बताते हैं उन्हें। जी प्रभा जी आप रुके, मैं यही बात साफ कर रही हूँ। जी मैं यही बात साफ कर रही हूँ। राम आश्रय जी, राम आश्रय जी शांत रहिए, दूसरे की बात सुनिए। राम आश्रय जी, जो प्रभा जी कह रही है वो आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अच्छा खामोश रहिए तभी तो बात जाएगी। जी राम आश्रय जी, कांग्रेस की जितनी शासित सरकारें या राज्य सरकारें वो 3 अतिरिक्त सिलेंडर का बोझ खुद उठाएंगी, सब्सिडी वो राज्य सरकारें देंगी, केंद्र सरकार नहीं देगी। खुद उठा रही है केंद्र सरकार। और क्या आप कल भारत बंद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने प्रदेश के लोगों को ये राहत देंगे? चलिए अब दूसरे सवाल का जवाब नहीं, राम आश्रय जी पहले इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस से है राम आश्रय जी, पहले इसका जवाब दीजिए। आप सुनेंगी तो बात सुनिए। 470,000 करोड़ रुपए आप कारपोरेट को तो सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन केवल 20,000 करोड़ रुपए डीजल और गैस में सब्सिडी आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि उसके पहले भारी घोटाले दूसरे विभागों में आपने किया है। राम आश्रय जी आपने जवाब नहीं दिया। राम आश्रय जी आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आप वो राहत पहुंचाएंगे या नहीं, ये सवाल है हमारा। राम आश्रय जी आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और जो प्रभा जी भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप वो राहत पहुंचाएंगे या नहीं। नहीं, हम निश्चित रूप से राहत पहुंचाएंगे। क्या आप भी अतिरिक्त सिलेंडर देंगे? पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। क्या आप भी अतिरिक्त सिलेंडर देंगे उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से हम लोग तय करेंगे। हम तो अपने उत्तर प्रदेश के जनता को सारे खुशियां और सारी सहूलियत हम देना चाहते हैं। जी हमारे साथ सुधींद्र कुलकर्णी जी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी, इस मुद्दे पे भी बात हम लगातार क्योंकि कर रहे हैं, तो क्या जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर इस तरह की राहत लोगों को दी जाएगी? देखिए, मैं इसे राहत मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि महंगाई का इतना बोझ
कांग्रेस और यूपीए सरकार ने लोगों पर डाला है, और ये कहना कि हम 3 सिलेंडर अतिरिक्त दे देंगे, इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आप देंगे या नहीं देंगे करने का एक तरीका है। केंद्र सरकार नहीं कुल मिलाकर आप गलत बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप गलत बात कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार नहीं कह रही है, राज्य हाँ समझ गए वो। जी प्रभा जी, आपकी बात उन तक चली गई है। सरकारों से कहिए ना, उस बात को आप घुमा के मत करिए। आप जो बात केंद्र सरकार इनडायरेक्टली पैसा तो दे ही देगी ना इन सब प्रदेशों को। अच्छे कदम की तारीफ भी कीजिए कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने आम जनता के जी प्रभा जी आप उन्हें भी अपनी बात रखने दें सामने। जी प्रभा जी कीजिए और औरों को नसीहत दीजिए। जी प्रभा जी, लेकिन आप उन्हें भी अपनी बात सामने रखने दें। जी सुधीन जी आप। जी हाँ सुधींद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इसे राहत कहना ये तो बिल्कुल गलत है जी। ये कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। इस पर यह सोचना कि भाजपा शासित राज्य भी यही करे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुल मिलाकर इन पिछले 8 सालों में महंगाई का जो बोझ बढ़ा है और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार, इससे अपने आप को बचाने के लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन इससे सरकार बचने वाली नहीं है। जी सरकार की, जैसे मैंने कहा, साख बिल्कुल गिर चुकी है। इनके मित्र दल इनके विरोधी बन गए सुधींद्र कुलकर्णी जी, लेकिन क्या बीजेपी की वजह से ही, आपने कहा था कुछ देर पहले कि सरकार हिल रही है, लेकिन ये जो हिली हुई सरकार है या हिल रही है सरकार, उसको राहत भी कहीं ना कहीं क्या बीजेपी की वजह से ही मिल भी रही है? क्योंकि बीजेपी बाहर रहे या जिनको कुछ पार्टियां कहती हैं कि सांप्रदायिक शक्तियां वो बाहर रहे, इस वजह से वो समर्थन देंगे। देखिए, हम तो इनके प्रखर विरोधी है। सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा हमने मांगा। आज लेफ्ट पार्टियां भी वही मांग कर रही है, ममता बनर्जी भी वही कर रही है, और कल समाजवादी पार्टी भी यही करेंगी। जी जयंत घोषाल जी, जो सुधींद्र कुलकर्णी जी कह रहे हैं कि क्या ऐसा ही होने वाला है कि आज जो ममता बनर्जी ने किया, कल वो समाजवादी पार्टी भी करेगी और हम यानी देश मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, मध्यवर्ती चुनाव मतलब होना और अभी जो विरोध करना, ये दो मुद्दा अलग है। मध्यवर्ती चुनाव बीजेपी मतलब जो कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होने की तरफ जा रहे हैं, इसे पॉलिटिकल स्पेकुलेशन ऑफ बीजेपी। लेकिन मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है अगर ममता, मायावती और मुलायम सिंह यादव तीनों मिलके अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लिए हैं, तभी सरकार मतलब मजबूर होंगे ये मध्यवर्ती चुनाव में। मतलब मध्यवर्ती तो आप नहीं कह सकते, मतलब अभी तो 3 साल हो ही गया जी। मतलब आप अर्ली इलेक्शन करना मजबूर होगा। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस के आज जो स्थिति है, इस समय चुनाव होने से बीजेपी का फायदा होगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम मध्यवर्ती चुनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर चुनाव हो जाए तो हम तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव अभी मतलब होना किसके ऊपर निर्भर करेगा। मतलब सरकार चुनाव के लिए मतलब फैसला लेते हैं। जैसे बीजेपी पावर में थे उस समय चुनाव थोड़ा पहले हो गया था, वो विरोधी दल के कारण नहीं हुआ था, सरकार ने फैसला लिया था जी। तो अभी सरकार का अगर बहुमत ना रहे और वो सरकार अगर गिर जाए तो चुनाव होगा। अगर बहुमत रहे तो सरकार कभी चुनाव नहीं चाहेंगे, और वो बहुमत रहेगा तब तक जब तक कि तो इसे संख्या तय करेगा, संख्या बल तय करेगा। लेकिन ममता अगर बाहर जा रही हैं तो मुलायम और मायावती फिर बहुत अहम हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जो आज भी मैंने बात किए हैं और ममता जी कह रहे हैं कि गलतफहमी ये हो रहा है कि हम समर्थन वापस लेने का मतलब ये नहीं है
कि हम अभी एनडीए में ज्वाइन कर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम कल चुनाव के लिए मांग कर रहे हैं। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक चीफ मिनिस्टर है और जो फैसला है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं, इसीलिए मैंने विथड्रॉ कर लिया है। और सरकार अगर चाहे तो रिफॉर्म करे, जैसे नवीन पटनायक और जयललिता भी एनडीए में नहीं है। के लिए आपका ये कहना कि ममता बनर्जी का भी ये कहना है या उनका ये पक्ष है कि रह सकते हैं कि वो नहीं चाहती है, वो भी नहीं चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो। और ये ममता बनर्जी ने कहा भी कि बहुत दुख के साथ वो अपना ये फैसला सामने रख रही है, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल कब खड़ी होगी? तब जब ममता बाहर जाती है और उसके बाद मायावती और मुलायम भी उनके साथ नहीं रहते हैं। रशीद किदवई जी, क्या देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने अपना पक्ष साफ नहीं किया है, लेकिन क्या संकेत मिल रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो है वो अलाई जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट अलाई था, वो छोड़ के जा चुका है। लेकिन कांग्रेस को पूरी जो है ये लखनऊ के लोगों के ऊपर, लखनऊ के जो नेता हैं, 2 बड़े नेता हैं, उन पे उनकी रचनात्मक भूमिका पे पूरा विश्वास है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस आसानी से जो था समाजवादी पार्टी ने जो पलटा खाया था और उसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है, तो ये जो उनका रचनात्मक रोल है जो राजनीति में, उसको जो है उस पर कांग्रेस को बड़ा भरोसा है और कांग्रेस को लगता है कि 2014 तक उनकी गाड़ी आसानी से चलेगी। प्रभा ठाकुर जी, क्या बहुत भरोसा है कांग्रेस पार्टी को लखनऊ में, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर, और इस वजह से 2014 तक आपकी सरकार चलती रहेगी इसी भरोसे के तहत? जी, हमारी पार्टी को ये भरोसा है कि ये सब इस पर पुनर्विचार करेंगी पार्टियां, और एफडीआई जनहित में ही लाया गया कदम है। कई लोग पूछते हैं एफडीआई क्या है। विदेश के जब विदेशी कंपनियां यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, इसकी जब सरकार ने छूट दी है, तो जितने कारखाने लगेंगे ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, लाखों लोगों को रोजगार मिले, जैसे नरेगा योजना में गांवों को रोजगार मिल रहा है, प्रभा जी, वैसे ही और रोजगार। जी प्रभा जी, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन महंगाई आपके इसी मुद्दे पर तो आपके सहयोगी आपसे अलग हो रहे हैं और जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है। एक मिनट तो मेरी बात सुनिए ना, क्योंकि राज्य सरकार को जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार खुली छूट है कि वो चाहे तो एफडीआई अपने प्रदेश में लागू करें ना करें, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ये वो राज्य सरकारों पर ये फैसला छोड़ा है कि वो अपने प्रदेश में लागू करें ना करें। पर उन्हें खतरा ये है, उन्हें पता है कि ये लोकप्रिय होगा, जनता डिमांड करेगी बाद में कि हमारे यहाँ पे भी ये योजना होनी चाहिए, जब वो दूसरे प्रदेश में देखेगी तो, और इससे कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कारण से ये सारा विरोध हो रहा है। जी, लेकिन अभी तो कांग्रेस पार्टी को अपनी जी हमारे पास इतना ही समय, प्रभा ठाकुर जी, चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय, लेकिन अभी तो कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बचानी है, अपनी सरकार का जो बहुमत है वो साबित करना है, उसको बनाकर रखना है, और उसके लिए उसे समर्थन भी चाहिए। अगर तृणमूल कांग्रेस, जैसा कि उसने ऐलान कर दिया और जैसा कि अभी तक उसका रुख सामने है, अगर वो बाहर जा रही है तो फिर उसे समर्थन चाहिए। बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों से क्या सरकार का काम चल जाएगा या नहीं, लगातार इस पर जो चर्चा है वो भी होती रहेगी कि क्या सरकार के जो रुख है उसके बाद मध्यावधि चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।